नमस्कार प्यारे साथियों, पुनः स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल यूके टीचिंग परीक्षा पर। उत्तराखंड सहायक अध्यापक LT 2024 यूके ट्रिपल एससी से महत्वपूर्ण श्रृंखलाएं चल रही हैं, जिसमें हमने दर्शन, दार्शनिक और जो शिक्षा का विकास है उसके बारे में हमने चर्चा परिचर्चा कर रहे हैं। और उसी के साथ साथ हम आपके लिए जो फर्स्ट पेपर है आपका जो पेडागोगी है, ठीक है, शिक्षण अभिरुचि है, उससे हम मॉडल पेपर भी आपके लिए कर रहे हैं। उसी के साथ साथ हमने उत्तराखंड का जो सिलेबस था आपका LT का, उसमें से हमने 2 टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं। पहला हमने उत्तराखंड का प्रशासनिक ढांचा जाना और दूसरा हमने बायोडाइवर्सिटी के बारे में चर्चा परिचर्चा की। उसी के साथ साथ पेपर फर्स्ट का जो आपका आज हम शिक्षा के विकास क्षेत्र में जानेंगे, वुड का घोषणा पत्र 1854, ठीक है, जिसे भारतीय शिक्षा का क्या कहा गया, मैग्ना कार्टा कहा गया। इसके बारे में चर्चा परिचर्चा करेंगे। जुड़ जाइए एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ, कॉपी कलम उठा लीजिए और स्टार पॉइंट अपने कॉपी में लिखते जाना है। बाकी PDF मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो उन लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करें जहां क्या है संसाधनों के अभाव हैं। वीडियो सबके लिए, ठीक है, शिक्षा सबके लिए है, सभी का विकास होना चाहिए और कम समय में आप एक बेहतर तैयारी कैसे कर सकें, आपको क्या पढ़ना है, ठीक है, उन सभी स्मार्ट तथ्यों के बारे में हम चर्चा परिचर्चा करेंगे। ठीक है, देखो आप जितना वीडियो को सहारोगे आपके लिए उतने अच्छे अच्छे कंटेंट हम लाएंगे, पूरी लाने की कोशिश करेंगे, जिससे आपके एग्जाम में आपको क्या मिलेगा, पूरा 100% क्या मिलेगा, बेनिफिट मिलेगा। तो आइए, वुड का घोषणा पत्र 1854 भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। भारतीय शिक्षा के इतिहास में सन 1833 से 1853 की अवधि को शिक्षा के अंग्रेजीकरण की अवधि कहा जाता है। ठीक है, आपसे पूछ लेगा कि निम्नलिखित में से कौन सी अवधि को भारतीय शिक्षा का क्या कहा जाता है, शिक्षा का अंग्रेजीकरण कहा जाता है। जो 1833 से लेकर 1853 तक जो अवधि चली ना, उसे क्या कहा गया, यहाँ शिक्षा के अंग्रेजीकरण कहा गया था। ठीक है, क्योंकि अंग्रेजी सरकार है, ब्रिटिश सरकार है, उनके अनुसार शिक्षा चल रही थी। ठीक है, वो चाहे माध्यम अंग्रेजी हो या अदर लैंग्वेज हो। ठीक है, तो सन 1833 के आज्ञा पत्र घोषणा पत्र ने भारत के सिंह द्वार खोल दिए। ठीक है, उनके क्या खोल दिए, सिंह द्वार खोल दिए, किनके, मिशनरियों के लिए खोला। ठीक है, मिशनरियों के लिए खोला था। अतः अंग्रेज मिशनरियों ने के अलावा देशों के मिशनरियों ने भी भारत में क्या कर दिया, शिक्षा के मिशन स्कूलों की स्थापना की थी। ठीक है, वहीं सन 1853 के अंत तक भारत में अंग्रेजी के माध्यम से अंग्रेजी शिक्षा का आधिपत्य स्थापित हो गया। 1853 में क्या हो गया, भारत में अंग्रेजी माध्यम से अंग्रेजी शिक्षा का, जो भारत देश में हिंदी बोली जाती है, जहाँ की क्या है भाषा हिंदी है, वहाँ क्या हो गया, अंग्रेजी भाषा का आधिपत्य स्थापित हो गया। और श्रीधरनाथ मुखोपाध्याय ने क्या लिख दिया कि शिक्षा छनाई सिद्धांत का बोलबाला रहा, जन शिक्षा असंभव गिनी गई एवं देसी शिक्षा कुचल दी गई। जो जन शिक्षा है उसे क्या कर दिया गया, उसे असंभव गिनी गई और देसी शिक्षा क्या कर दी गई, कुचल दी गई। पाश्चात्य शिक्षा का आधार बड़ा, शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी हुआ। जो पाश्चात्य शिक्षा का क्या हुआ, आदर हुआ, बड़ा ही क्या हुआ, सम्मान हुआ, उस शिक्षा का माध्यम यहाँ चलने लगा। ठीक है, देखो अगर बात करूँ तो मिशनरी शब्द कहाँ से आया, क्या है मिशनरी शब्द। ठीक है, तो एक मिशनरी से या उससे संबंधित एक मिशन पर भेजा गया, विशेष रूप से एक ईसाई मिशन पर धर्म प्रचारक को मिशनरी के रूप में क्या किया जाता है, मिशनरियों के रूप में से प्रयोग किया जाता है। जानते हैं इसका क्या हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जानते हैं। ठीक है, इसका ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में, ईस्ट इंडिया कंपनी के चार्टर को हर 20 साल में नवीकरण की आवश्यकता होती थी। ठीक है, जो ईस्ट इंडिया का चार्टर था उसे नवीकरण 20 साल में उसको क्या होती थी, नवीकरण बदलाव की उसमें क्या होती थी, आवश्यकता होती थी। और इसके समय के दौरान ब्रिटिश संसद ने भारत में शिक्षा की स्थिति को देखने और सुधार का सुझाव देने के लिए चयन समिति का स्थापना किया। ठीक है, और उसकी तैयारी कैसी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी ने बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अध्यक्ष सर चार्ल्स वुड ने भारत के लिए शिक्षा प्रणाली पर एक डिस्पैच तैयार किया। किसने किया, तो उस समय की मैं बताऊंगा, ईस्ट इंडिया के जो बोर्ड कंट्रोल के अध्यक्ष थे वो थे चार्ल्स वुड। ठीक है, उनने भारत की शिक्षा के लिए क्या किया, एक डिस्पैच तैयार किया और उन्होंने 1854 में भारत के गवर्नर कौन थे, जनरल लॉर्ड डलहौजी को डिस्पैच भेजा। किसे भेजा बताऊं मैं आपको, तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अध्यक्ष थे चार्ल्स वुड थे। ठीक है, उन्होंने भारतीय शिक्षा के लिए एक डिस्पैच तैयार किया और उस समय जो गवर्नर जनरल थे वो थे डलहौजी। उन्होंने क्या किया, ये डिस्पैच डलहौजी को भेजा। इस दस्तावेज को भारत में शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। जो 1854 का दस्तावेज है, इसे भारत में शिक्षा का क्या कहा जाता है, मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इसने भारत में शिक्षा प्रणाली की क्या डाली,
नींव डाली। ठीक है, भारत में शिक्षा की नींव प्रणाली किसके द्वारा? तो 1854 का जो वुड डिस्पेंस है इसके द्वारा, जिसे भारत में शिक्षा का क्या कहा जाता है? मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ठीक है, उत्तरदायित्व, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ब्रिटिश सरकार ने भारत के लोगों को शिक्षा प्रदान करने के लिए जिम्मेदारी थी। ठीक है, ब्रिटिश सरकार की क्या थी? ब्रिटिश सरकार ने भारत के लोगों को शिक्षा प्रदान करने के लिए क्या ली? जिम्मेदारी ली। और निर्देश, अगर भाषा कहूँ, अगर लैंग्वेज और इंस्ट्रक्शन की बात करूँ तो वुड में प्राथमिक शिक्षा ने भारतीय भाषाओं के उपयोग और हाई स्कूल के लिए एंग्लो वर्नाकुलर के उपयोग पर जोर दिया। कॉलेज स्तर पर शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी होना चाहिए। वुड ने क्या बोला? जो प्राथमिक स्तर है उसमें कैसी, उसमें क्या होनी चाहिए? भारतीय भाषाएं। ठीक है, हाई स्कूल में जो एंग्लो वर्नाकुलर में उपयोग पे जल दिया, क्या दिया? जोर दिया। और जो क्या है कॉलेज स्तर है इसमें अंग्रेजी भाषा पे इन्होंने जोर दिया। वहीं यूनिवर्सिटी की बात करूँ, यूनिवर्सिटीज़ की बात करूँ तो लंदन विश्वविद्यालय की तर्ज पर बम्बई, कलकत्ता और मद्रास जैसे प्रमुख शहरों में विश्वविद्यालयों की स्थापना की। ठीक है, जो कलकत्ता हो गया, बम्बई हो गया, मद्रास में जो विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई किसके तर्ज पे हुई, किसके मॉडल पे हुई? तो लंदन विश्वविद्यालय के मॉडल पे मद्रास, कलकत्ता और किसका? बम्बई में विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई। हर जिले में कम से कम एक इस सरकारी स्कूल खोला जाना था। हर स्कूल में क्या, हर जिले में क्या, एक सरकारी स्कूल खोला जाना था। हर प्रांत में एक शिक्षा का विभाग भी स्थापित किया जाना था। ठीक है, अब जानते हैं वुड्स के आदेश पत्र का मूल कारण क्या था। ठीक है, तो सन 1853 में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने आज्ञा पत्र के पूर्वावर्तन का अवसर आया। ब्रिटिश पार्लियामेंट ने निश्चित किया कि भारतीय शिक्षा की समस्याओं का समाधान किया जाना अनिवार्य है। पार्लियामेंट ने एक जांच समिति की नियुक्ति की और उसे भारतीय शिक्षा के संबंध में सुझाव देने का आदेश दिया। और 1854 में वुड का घोषणा पत्र, ठीक है, भारतीय शिक्षा के विकास के लिए प्रस्तुत किया गया। उस समय सर चार्ल्स वुड कंपनी के सभापति थे। ठीक है, अतः आदेश पत्र को उसी के नाम पर वुड का घोषणा पत्र कहा गया। यह 100 अनुच्छेदों का लंबा लेख पत्र था। ठीक है, यह कहा 100 अनुच्छेदों का, 100 अनुच्छेदों का क्या था? एक लंबा लेखा पत्र था। कौन सा? वुड्स का आदेश पत्र, जिसे भारतीय शिक्षा का आप क्या बोलते हैं? मैग्ना कार्टा कहा जाता है। वुड्स के आदेश पत्र के में सुझाव और सिफारिशें क्या थी? तो सबसे पहले इसमें शिक्षा का उत्तरदायित्व, ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एजुकेशन, तो क्या क्या होना चाहिए। फिर उसके बाद आपके शिक्षा क्या उद्देश्य, ठीक है, क्या क्या होने चाहिए। ठीक है, तो शिक्षा का उद्देश्य भारतीयों और ब्रिटिश राज्य के हितों को ध्यान में रखते हुए निर्धारित किया। जो शिक्षा के उद्देश्य हैं भारतीय लोग और ब्रिटिश राज्य के हितों को ध्यान में रखते हुए क्या किया गया? निर्धारित किया गया। घोषणा पत्र में यह स्पष्ट किया गया कि शिक्षा के माध्यम से भारतीयों की बौद्धिक और चारित्रिक उन्नति के साथ साथ ऐसे व्यक्तियों का उत्पादन किया जाना था जो राज्य को मजबूत बना सके और आत्मविश्वास के साथ शाही पदों पर नियुक्त किया जा सके। शिक्षा के क्या उद्देश्य थे? भारतीय और ब्रिटिश लोगों में ऐसी शिक्षा देनी है, ऐसी बौद्धिक और चारित्रिक शिक्षा देनी है और उसी के साथ साथ उनमें उन्नति की भी हमें शिक्षा देनी है, जिससे अच्छे व्यक्तियों का क्या हो सके? उत्पादन हो सके, जो राज्य को क्या कर सके? मजबूत कर सके, जो आत्मविश्वास से क्या हो? परिपूर्ण हो। ठीक है, संघर्ष करने वाले हो। ठीक है, शिक्षा उनमें अच्छी हो और उन्हें हम क्या कर सके? शाही पदों पर क्या कर सके? नियुक्त कर सके। ठीक है, आदेश पत्र में भारतीयों की शिक्षा के अगर मैं 4 उद्देश्य घोषित किए थे। कौन कौन से थे? पहला, भारतीयों में शिक्षा का प्रयास करके उनकी मानसिक और चारित्रिक उन्नति करना। पहला, भारतीयों में क्या करना? शिक्षा का विकास करना है। विकास से मानसिक मेंटलिटी और उनकी क्या? चारित्रिक उन्नति भी करना है। ठीक है, भारतीय को पाश्चात्य ज्ञान से अवगत कराकर उनकी भौतिक समृद्धि करना। भारतीय को पाश्चात्य ज्ञान देना है जिससे उनकी क्या? भौतिक समृद्धि को मजबूत करना था। भारतीय को राज पदों के लिए सुयोग्य बनाना। ठीक है, राज पदों के लिए, ठीक है, शाही पदों के लिए भारतीयों को क्या करना? सुयोग्य बनाना। और भारतीयों को अपने देश को समृद्धिशाली बनाने में सहायता करना। भारतीयों को अपने ही देश को क्या करना? समृद्धि बनाने के लिए सहायता करना। ऐसी शिक्षा के उद्देश्य थे। तीसरा, उन्होंने क्या? करिकुलम ऑफ सिलेबस, ठीक है, उन्हें शिक्षाक्रम और पाठ्यक्रम में क्या बात कही? तो भारतीय भाषाओं के साहित्य को पाठ्यक्रम पाठ्यचर्या के लिए ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण बताया गया है। विधि की दृष्टि से यह इस साहित्य में महत्व को स्वीकार किया गया कि इस संस्कृत, अरबी और फारसी की उपयोगिता को स्वीकार करते हुए उन्हें पाठ्यचर्या या पाठ्यचर्या के स्थान पर दिया गया था। परंतु पाश्चात्य साहित्य और विज्ञान का अध्ययन भारतीयों के लिए उपयुक्त माना। चाटन ने मैकाले की भांति भारतीय भाषाओं में भारतीय ज्ञान विज्ञान की निंदा नहीं की, परंतु यह अवश्य व्यक्त किया कि जिस शिक्षा का हम भारत में प्रसार करना चाहते हैं वह शिक्षा का उद्देश्य कला, विज्ञान, दर्शन, साहित्य का प्रसार करना है। क्या बोला? कि जिस शिक्षा का हम भारत में प्रसार करना चाहते हैं उसका उद्देश्य क्या है? कला, विज्ञान, दर्शन, साहित्य का प्रसार है। संक्षेप में यूरोपीय ज्ञान का प्रसार करने के लिए है। संक्षेप में क्या? जो यूरोपीय ज्ञान है
है उसका प्रसार करने के लिए इस शिक्षा को दी जाएगी। ठीक है, चौथा पॉइंट है आपके लिए शिक्षा का माध्यम। ठीक है, क्या होगा? ठीक है, इसके घोषणा पत्र में कहा गया कि देसी भाषाओं में पुस्तकों की कमी के कारण अंग्रेजों को शिक्षा का माध्यम बनाना आवश्यक है। ठीक है, क्या बोला? अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाना आवश्यक है, परंतु यह स्पष्ट कर दिया गया कि अंग्रेजी माध्यम केवल उन्हीं व्यक्तियों के लिए होगा जिन्हें इस भाषा का समुचित ज्ञान होगा। अंग्रेजी माध्यम किसके लिए होगा? जिन्हें समुचित ज्ञान होना, जो अंग्रेजी जानते हैं उनके ही लिए इसका क्या होगा? शिक्षा का माध्यम होगा। इसके माध्यम से पाश्चात्य साहित्य और विज्ञान की शिक्षा प्राप्त कर सके। दूसरों के लिए शिक्षा का माध्यम स्थानीय भाषा होगी। इस प्रकार अंग्रेजी स्थानीय भाषाओं को शिक्षा के माध्यम के रूप में स्वीकार किया गया। आधुनिक ज्ञान और विज्ञान की पुस्तकों का स्थानीय भाषाओं में अनुवाद किया गया, यहाँ तक कि क्या किया गया? उनकी इच्छा के विरुद्ध। ठीक है, हम यूरोपीय ज्ञान के प्रसार के लिए अंग्रेजी भाषा और भारत को स्थानीय भाषाओं को शिक्षा के माध्यम में रूप देखते हैं, और यह हमारी क्या है? इच्छा है कि वो भारत के सभी स्कूलों के साथ साथ फलते फूलते देखे। ठीक है, पांचवा पॉइंट क्या रखा? लोक शिक्षा विभाग की स्थापना। ठीक है, तो इसमें क्या कहा गया कि उद्घोषणा ने आदेश दिया कि बंगाल, मद्रास, बॉम्बे, पंजाब और उत्तर पश्चिम प्रांतों में प्रत्येक भारतीय प्रांतों में एक सार्वजनिक निर्देश विभाग स्थापित किया जाए, और इसका सर्वोच्च अधिकारी सार्वजनिक शिक्षा होगा। एक निर्देशक होना चाहिए। उसकी सहायता के लिए उप शिक्षा निदेशक, निरीक्षक और सहायक निरीक्षक की नियुक्ति की जाए। प्रांत की शिक्षा को उसके संचालन का ध्येय शिक्षा निदेशक पर होगा, और वह हर साल शिक्षा से संबंधित रिपोर्ट भेजेगा। ठीक है, उन्हें फिर जो नेक्स्ट पॉइंट था वो विश्वविद्यालयों की स्थापना के बारे में इन्होंने कहा। ठीक है, घोषणा पत्र में कहा गया कि उच्च शिक्षा प्रदान करने के लिए कलकत्ता, बम्बई और यदि आवश्यक हो तो मद्रास और अन्य स्थानों पर विश्वविद्यालयों की स्थापना की जानी चाहिए। उन्होंने क्या बोला कि उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए बम्बई हो गया, कलकत्ता हो गया, अगर यदि आवश्यक है तो मद्रास और अन्य स्थानों पर भी क्या होगा? विश्वविद्यालयों का क्या होगी? स्थापना होगी। इस यूनिवर्सिटी को लंदन यूनिवर्सिटी को मॉडल मानकर बनाया गया। मैंने पहले ही बताया कि लंदन यूनिवर्सिटी को मॉडल बनाकर बम्बई, मद्रास और कलकत्ता विश्वविद्यालय का क्या किया गया? निर्माण किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है आपके लिए क्रमबद्ध विद्यालयों की स्थापना। इसमें क्या कहा गया कि घोषणा पत्र में पूरे भारत में ग्रेडेड स्कूलों की योजना पर जोर दिया गया। ग्रेडेड स्कूलों की योजना पर क्या दिया गया? जोर दिया गया। इस योजना की व्याख्या करते हुए मैनिफेस्टो ने उल्लेख किया कि शिक्षा का ढांचा ऐसा होना चाहिए जिसके आधार पर प्राथमिक विद्यालय हो, और फिर मध्य विद्यालय हो, फिर उच्च विद्यालय हो, फिर महाविद्यालय हो, फिर विश्वविद्यालय हो। ठीक है, मैनिफेस्टो ने क्या कहा? उन्होंने बोला कि शिक्षा का ढांचा ऐसा होना चाहिए जिसके आधार पर प्राथमिक विद्यालय, मध्य विद्यालय, उच्च विद्यालय, महाविद्यालय और विश्वविद्यालय स्थापित किया जाए। आपका क्या क्रम होगा? आपका क्रम होगा कि प्राइमरी स्कूल होगा, उसके बाद मिडिल स्कूल होगा, उसके बाद हाई स्कूल हो गया, उसके बाद कॉलेज हो गए, उसके बाद आपके यूनिवर्सिटी हो गए। ऐसे शिक्षा का क्या करना है? ऐसा ढांचा निर्मित करना है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है आपका जन शिक्षा का विस्तार। ठीक है, देखो इसमें निस्यंदन सिद्धांत के पालन के घोषणा पत्र में असंतोष व्यक्त किया गया, और यह स्वीकार किया गया कि आम आदमी की शिक्षा की पूरी तरह उपेक्षा की गई है। अभी तक कंपनी के अधिकारियों का ध्यान एक वर्ग विशेष की शिक्षा की ओर था, और राजकोष का अधिकांश भाग इसी पर खर्च होता था। अतः घोषणा पत्र में कहा गया कि आम जनता में व्यवहारिक एवं लाभकारी शिक्षा प्रदान करने की व्यवस्था की जाए। सरकार को प्राथमिक शिक्षा पर अधिक पैसा खर्च करना चाहिए। प्रत्येक जिले में स्कूल स्थापित करना चाहिए। स्वदेशी स्कूलों में सुधार करना चाहिए, और गरीब छात्रों के लिए छात्रवृत्ति स्थापना करनी चाहिए। तो ऐसी जन शिक्षा का क्या करना है? विस्तार करना है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है सहायता अनुदान। इसमें क्या बात कहा गई इनकी रिपोर्ट में कि विधि सार्वजनिक शिक्षा प्रसार की योजना उत्कृष्ट थी, लेकिन इसे लागू करने के लिए कंपनी को बहुत पैसा खर्च करना पड़ रहा था। ठीक है, इसलिए मैनिफेस्टो ने ग्रांट इन एंड का सुझाव दिया, और इस पद्धति से परिचित होने के कारण भारतीयों ने इसे स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं थी। इसे शिक्षित और धनी वर्गों की उदारता और प्रयासों को प्रोत्साहित किया जा सकता था, और शिक्षा की तीव्र प्रगति भी संभव थी। प्रत्येक प्रांतीय सरकार को अनुदान सहायता के संबंध में कुछ नियम बनाने चाहिए, और सहायता और शिक्षा के अनुदान में केवल उन्हीं शिक्षण संस्थानों को दिया जाना चाहिए जो निम्नलिखित शर्तें स्वीकार करता हो, जिसमें पहला पॉइंट है स्कूलों में बिना किसी भेदभाव के अच्छी और धर्मनिरपेक्ष शिक्षा प्रदान की जाए। ठीक है, स्थानीय लोगों को प्रबंधन समिति द्वारा विद्यालय को कुशलतापूर्वक संचालन किया जाना चाहिए। स्कूलों के पास फीस के रूप में कुछ पैसा होना चाहिए। स्कूल प्रबंधकों का पालन किए जाने वाली सरकारी निरीक्षण और सहायता अनुदान की स्थापना की जानी चाहिए। उद्घोषणा में यह
उल्लेख किया गया कि प्रांतीय सरकारी इंग्लैंड की अनुदान सहायता प्रणाली का पालन करें तथा शिक्षकों के वेतन, छात्रवृत्ति, पुस्तकालय, वाचनालय, प्रयोगशाला, विज्ञान एवं कला वर्ग, भवन निर्माण आदि के लिए अलग से अनुदान की व्यवस्था करें। हाँ, और क्या बोला कि सभी प्रकार के विद्यालयों को अनुदान दिया जाए। इस अनुदान प्रणाली को अपनाने से निजी विद्यालयों की संख्या में वृद्धि होगी और कुछ समय बाद उनकी संख्या इतनी हो जाएगी कि सरकार विद्यालयों के संचालन में व्यय से मुक्त हो जाएगी। ठीक है, इसमें 10वां पॉइंट रखा गया कि अध्यापकों का प्रशिक्षण कैसा होना चाहिए। वुड के घोषणा पत्र के माध्यम से कंपनी के निदेशकों ने यह इच्छा व्यक्त की कि इंग्लैंड के मॉडल व भारत के प्रत्येक प्रांत में प्रशिक्षण विद्यालयों की स्थापना शीघ्र की जानी चाहिए। चिकित्सा हो गया, इंजीनियरिंग और कानून आदि का प्रशिक्षण की व्यवस्था भी की जानी चाहिए। चिकित्सा, इंजीनियरिंग और कानून की व्यवस्था भी की जानी चाहिए। निदेशकों ने यह भी आशा व्यक्त की कि छात्र शिक्षकों को छात्रवृत्ति और शिक्षकों को उच्च वेतन देकर शिक्षा विभाग को अन्य सरकारी विभाग की तरह आकर्षक बनाना जाना चाहिए। ठीक है, समझ गए अध्यापकों का प्रशिक्षण के लिए क्या इन्होंने बातें की। नेक्स्ट पॉइंट है व्यावसायिक शिक्षा। इन्होंने व्यावसायिक शिक्षा के बारे में क्या कहा कि घोषणा पत्र में व्यावसायिक शिक्षा की ओर संकेत करते हुए लिखा गया कि ऐसे महाविद्यालय एवं विद्यालय बनाए जाए जिसमें भारतीय विभिन्न व्यवसायों की क्या कर सके, शिक्षा प्राप्त कर सके। ठीक है, इन्होंने क्या बोला, ऐसे विद्यालयों के निर्माण करने हैं, ऐसे विश्वविद्यालयों के निर्माण करने हैं जिसमें भारतीय लोग विभिन्न व्यवसायों की शिक्षा प्राप्त कर सके। और व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 2 संचालकों के उद्देश्य थे। ठीक है, एक है इस शिक्षा को प्राप्त करने से बेकार व्यक्ति, निकम्मे लोग काम में लगेंगे और सरकार के प्रति क्या होंगे, कृतज्ञ होंगे। अब ये व्यावसायिक शिक्षा देने के भी 2 उद्देश्य थे। जो बेकार के व्यक्ति हैं, निकम्मे हैं, वो लोग काम में लगेंगे और सरकार के प्रति क्या होंगे, कृतज्ञ होंगे। और व्यावसायिक विद्यालयों की स्थापना से भारतीय का हित भी संभव होगा और सरकार को निष्ठावान भी मिलेगी। ठीक है, इन्होंने स्त्री शिक्षा, वुमन एजुकेशन के बारे में क्या कहा। उद्घोषणा में नारी शिक्षा के लिए धन देने वाली की प्रशंसा की गई और यह आदेश दिया गया कि उदार नीति अपनाकर उन्हें इस परम पुनीत कार्य और प्रेरणा दी जाए। यह भी कहा गया कि स्कूल को महिला शिक्षा के लिए अनुदान राशि दी जानी चाहिए। स्कूल को महिला शिक्षा के लिए क्या दी जानी चाहिए, अनुदान राशि दी जानी चाहिए। ठीक है, मुसलमानों की शिक्षा। ठीक है, एजुकेशन ऑफ मुस्लिम के बारे में क्या कहा कि घोषणा पत्र में कहा गया कि मुसलमान शिक्षा के क्षेत्र में बहुत पिछड़े हुए हैं, इसलिए इन्हें शिक्षा देने के लिए विशेष प्रयास एवं व्यवस्था की जानी चाहिए। वहीं प्राच्य साहित्य को प्रोत्साहन भी उन्होंने दिया, जिसमें घोषणा पत्र में प्राच्य साहित्य को प्रोत्साहित करने की सिफारिश की गई और यह सुझाव दिया गया कि पश्चिमी साहित्य और विज्ञान की पुस्तकों का भारतीय भाषाओं में अनुवाद किया जाना चाहिए। जो पश्चिमी साहित्य और क्या है, उनका जो दर्शन है, जो बुक्स हैं, उनका भारतीय भाषा में अनुवाद किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त देशी भाषाओं में पुस्तकें लिखी जानी चाहिए तथा लेखकों को आकर्षण क्या करना चाहिए, पुरस्कार देना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है आपके लिए 15 शिक्षा और रोजगार। ठीक है, एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। तो इन्होंने क्या बोला, घोषणा पत्र में शिक्षित व्यक्तियों को सरकारी नौकरी देने का आदेश दिया गया। यह स्पष्ट किया गया कि नियुक्ति करते समय व्यक्तियों की शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाए तथा उन व्यक्तियों को प्राथमिकता दी जाए जिनकी शैक्षिक योग्यता अन्य व्यक्तियों से अधिक हो। इस नीति को अपनाने से न केवल शिक्षा का प्रसार होगा अपितु शिक्षा प्राप्त करने से जनता के मानवीय गुणों का भी विकास होगा, जिसके फलस्वरूप उनका जीवन अधिक सफल होगा। इस प्रकार वुड के घोषणा पत्र में यूरोपीय ज्ञान का प्रसार शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी भाषा और देशी भाषाओं में लोक शिक्षा विभाग में, विश्वविद्यालयों में ग्रेड स्कूलों की क्या की जाए, स्थापना की जाए और शिक्षा जन जन तक पहुंचाई जाए। ठीक है, अब जानते हैं हम इसके मूल्यांकन। ठीक है, जो वुड के घोषणा पत्र 1854 था, इसके मूल्यांकन और गुण दोष क्या थे। ठीक है, वुड का घोषणा पत्र का मूल्यांकन, घोषणा पत्र यद्यपि उच्च कोटि के विद्वानों के गहन अध्ययन और प्रश्न का फल था। जो ये घोषणा पत्र था, उच्च कोटि के विद्वानों का ही अध्ययन किया था, उन्होंने ही अपने गहन परिश्रम से इसका निर्माण किया था। ठीक है, अवगुणों की खान था। देखो अगर बोलो तो पर वह तो न तो कोई गुण का कोश था, न तो कोई अवगुणों का खान था। वह सर्वगुण संपन्न और दोष रहित न था। और यह आशा भी है कि विद्वानों से करना उचित न था, क्योंकि उनके संस्कार भारतीय न थे। फिर भी इन विद्वानों ने घोषणा पत्र के रूप में एक महत्वपूर्ण उपहार भारतीय शिक्षा जगत को दिया। ठीक है, और तो इसके गुण दोषों को सूक्ष्म विवेचन किया जा सकता है, जिसमें निम्नलिखित पॉइंट आपके लिए रखे गए हैं। देखो पहला पॉइंट रखा गया, ठीक है, देखो स्टार है कि वुड से डिस्पैच, जिसे भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा के रूप में भी जाना जाता है, इसमें कई महत्वपूर्ण गुण थे। देखो वुड घोषणा पत्र ने अपने इतिहास में एक नए युग की शुरुआत करके भारतीय शिक्षा प्रणाली में एक महत्वपूर्ण बदलाव लाया।
भारतीय शिक्षा की नीति को कानूनी रूप से डिस्पैच के माध्यम से परिभाषित किया और निर्धारित किया जाता है। इस घोषणा पत्र के माध्यम से सरकार को शिक्षा के लिए पूर्ण रूप से उत्तरदायी बनाया गया, पूरी शिक्षा प्रणाली का मूल्यांकन किया गया और सभी मुद्दों से संबोधित किया गया। ठीक है, शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए व्यवस्थित विद्यालयों की स्थापना की गई और इसे भी अधिक संगठित किया गया। भारतीय साहित्य, संस्कृति और ज्ञान महत्वपूर्ण माना गया और प्राच्य साहित्य को भी इसमें बढ़ावा दिया गया। ठीक है, प्रत्येक प्रांत में शिक्षा निदेशकों, उप निदेशकों, निरीक्षकों की नियुक्ति और शिक्षा विभागों की स्थापना के साथ साथ उचित प्रशासनिक संरचना की स्थापना की गई और निष्पंदन सिद्धांत को समाप्त कर दिया गया, जिसमें शिक्षा आम जनता के लिए सुलभ हो गई, न कि केवल उच्च वर्गों तक सीमित थी। ये निस्पंदन की शिक्षा क्या थी कि इसमें शिक्षा छन छन के जाएगी लोगों के लिए। ठीक है, छन छन की शिक्षा, निस्पंदन का सिद्धांत रख दिया इसका नाम। ठीक है, नेक्स्ट, घोषणा पत्र के आधार पर कलकत्ता, बंबई, मद्रास विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई। ठीक है, और अधिक और उच्च माध्यमिक, ठीक है, अधिक से अधिक उच्च और माध्यमिक विद्यालयों को खोलकर शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाया गया। भारतीय क्षेत्रीय भाषाओं में संस्कृत, अरबी, फारसी को उचित सम्मान और मान्यता दी गई। इन भाषाओं के प्रति एक उदार दृष्टिकोण अपनाया गया और वहीं आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के योग्य और मेधावी छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान की गई ताकि वे शिक्षा प्राप्त कर सके। नेक्स्ट पॉइंट है, शिक्षकों की आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए उनके वेतन में वृद्धि की गई, जिससे शिक्षा के क्षेत्र में अधिक योग्य व्यक्ति क्या हो सके, आकर्षित हो सके। शिक्षा के लिए पर्याप्त धनराशि उपलब्ध कराई गई और बड़ी संख्या में विद्यालय लाभान्वित हुए। इसने शिक्षा के निजी पहल को क्या किया, प्रोत्साहित किया, जिससे शिक्षा का तेजी से प्रसार हुआ। ठीक है, उच्च वेतन वाली राज्य की नौकरियों में शिक्षित व्यक्तियों को दी जानी गई। वरीयता ने शिक्षा जनता की में क्या कर दी, रुचि बढ़ा दी गई। प्रत्येक प्रांत में प्रशिक्षण स्कूलों की स्थापना के माध्यम से शिक्षकों को प्रशिक्षित किया गया और महिलाओं की शिक्षा, जिसे पहले उपेक्षित किया गया था, और को प्रेक्षण के माध्यम से जीवन तक एक नया पट्टा दिया गया। पुनः शिक्षा को इसमें प्रोत्साहित किया गया। व्यावसायिक शिक्षा प्रदान की गई, जिसमें बेरोजगारी की समस्या दूर करने और भारतीय जनता को आत्मनिर्भर बनाने में मदद मिली। लाल डलहौजी ने भारतीय शिक्षा के इतिहास में एक दूरदर्शी और साहित्यिक प्रयास के रूप में वुड्स डिस्पैच की प्रशंसा की है। ठीक है, आपके लिए अब अंतिम स्लाइड है जिसमें हम वुड्स घोषणा पत्र के अवगुण जानेंगे। ठीक है, देखो अवगुण क्या क्या थे, बात करें तो वुड्स का घोषणा पत्र जहां एक और भारतीय शिक्षा व्यवस्था के लिए वरदान सिद्ध हुआ, वहीं दूसरी ओर इसमें अनेक दोष भी सामने आए जिसमें भारतीय शिक्षा को हानि पहुंची। इसलिए घोषणा पत्र की प्रमुख खामियां की भी इन्होंने क्या की, समीक्षा की, जिसमें घोषणा पत्र में यद्यपि सैद्धांतिक रूप से शिक्षा को व्यापक दृष्टिकोण दिया गया, परंतु व्यवहारिक रूप से इसका उद्देश्य केवल जीवकोपार्जन ही रहा। ठीक है, वुड्स का घोषणा पत्र पक्षतापूर्ण शैक्षिक नीति पर आधारित था। ठीक है, इस घोषणा पत्र में नैतिक और धार्मिक शिक्षा को समाप्त कर दिया गया, जिससे भारतीय संस्कृति को ठेस पहुंची और संपूर्ण भारतीय शिक्षा व्यवस्था का ढांचा हिल गया। ठीक है, और शिक्षा परीक्षा प्रदान हो गई, अर्थात परीक्षा का स्थान सर्वोपरि होना चाहिए। वुड्स के घोषणा पत्र में भारत के साहित्य को तिरस्कार की दृष्टि से देखा गया। माध्यम के रूप में अंग्रेजी भाषा को अत्यधिक महत्व दिया गया। फलस्वरूप प्राचीन और भारतीय भाषाओं का महत्व नगण्य हो गया, जिससे के पश्चात सभ्यता का प्रचार प्रसार मजबूत हुआ और प्राच्य साहित्य का महत्व घट गया। ठीक है, अंग्रेजी शिक्षा को केवल नौकरी पाने का साधन, शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या बना दिया, जो अंग्रेजी शिक्षा है इसे नौकरी पाने का साधन और शिक्षा का इसे क्या कर दिया, मुख्य उद्देश्य बना दिया गया। घोषणा पत्र के अनुसार प्रांतों में शिक्षा विभागों की स्थापना के कारण शिक्षा पर सरकारी नियंत्रण कड़ा हो गया और शिक्षा एक यांत्रिक प्रक्रिया की तरह हो गई। उनके लचीलेपन और मुक्त गति में काफी कमी आई। ठीक है, धार्मिक शिक्षा की अपेक्षा के कारण भारतीय आध्यात्मवाद का भी विकास रुक गया और वह तीव्र गति से अंधकार के गर्त की ओर अग्रसर हुआ। व्यावसायिक शिक्षा व्यवहारिक रूप से नगण्य हो गई। उनका मकसद नौकरी पाना था, न कि भारतीय को आत्मनिर्भर बनाना था। क्या था इस शिक्षा का उद्देश्य, नौकरी पाना था, भारतीय को आत्मनिर्भर बनाना नहीं था। विश्वविद्यालयों की प्रकृति भारतीय नहीं बल्कि अंग्रेजी थी। सरकार द्वारा सीनेट के सदस्यों के नामांकन के परिणामस्वरूप उच्च शिक्षा पूरी तरह क्या कर देगी, सरकार द्वारा नियंत्रित की गई। पत्रक के प्राच्य साहित्य और संस्कृति के लिए मैकाले की भाषा का प्रयोग नहीं किया गया, लेकिन भाव में बहुत अंतर नहीं था। और पत्रक में क्या किया गया के अनुसार शिक्षा का मूल्य उद्देश्य पाश्चात्य ज्ञान का प्रसार करना था। हालांकि घोषणा पत्र में शिक्षा सांप्रदायिक भावनाओं से ऊपर रखने की सिफारिश की गई, लेकिन समिति ने ईसाई शिक्षा के प्रति नरम भावना प्रदर्शित की, अर्थात इस शिक्षा के प्रति तटस्थ नहीं रहना। ठीक है, इस घोषणा पत्र
के अनुसार शिक्षा का बजट अंग्रेजी शिक्षा पर खर्च किया गया, जिससे अंग्रेजी शिक्षा का अधिक प्रचार हुआ और अंग्रेजी स्कूलों में मांग दिन पे दिन बढ़ती गई। वुड्स का घोषणा पत्र अब तक भारतीय शिक्षा के क्षेत्र में व्याप्त असंतुलन को दूर नहीं कर सका। अनुदान उन्हीं को दिया जाता है जो स्वयं 50% व्यय की व्यवस्था करते हैं। शिक्षा ज्ञान के लिए नहीं थी, बल्कि परीक्षा पास करने के बाद नौकरी पाने के लिए माध्यम बन गई। शिक्षा ज्ञान के लिए नहीं थी, ठीक है, वो परीक्षा पास करना है, उसके बाद नौकरी पाने के लिए इस शिक्षा ऐसी बन गई वुड्स के डिस्पेंस में, ठीक है। शिक्षा का ढांचा पूरी तरह विदेशी रहा और अंग्रेजी माध्यम होने के कारण छात्र विषय वस्तु को बिना समझे ही रट लेते थे। अंग्रेजी माध्यम था तो छात्र विषय वस्तु को समझते नहीं थे, रट लेते थे, ठीक है। तो आज हमने चर्चा की भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा वुड्स डिस्पेंस 1854, ठीक है, 1854 के बारे में परिचर्चा की और PDF मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। वीडियो पाने के लिए आप अभी अपने YouTube चैनल यूके टीचिंग परीक्षा में संलग्न हो सकते हो और वीडियो अधिक से अधिक उन लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करें जहां संसाधनों के अभाव है। थैंक यू सो मच।